हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चली होगी। आज हो गई आपका 4 जुलाई, ठीक है। सो 4 जुलाई है और आपके 2 ही दिन बीच में बचे हुए हैं। 7 जुलाई को आपका एग्जाम है। सो ये आज हमारी हिंदी पेडागोजी की लास्ट क्लास रहेगी। क्लास नंबर 15 है ये, ठीक है। मैंने आपसे कहा था टोटल 15 सेट्स में आपको प्रोवाइड करूँगी और अगर आप इन सेट्स को अच्छे से वॉच करके जाते हैं हर एक क्वेश्चन को, तो आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे हिंदी पेडागोजी में, ठीक है। एक तरीके से आप इसको प्रैक्टिस मॉक मान सकते हो, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हैं आपके सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की है। देखिए, सबसे ईज़ी यहाँ पर क्या रहता है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट ईयरफोन अपने कानों में लगाइए और वीडियोस को प्ले कर लीजिए। तो क्या होता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन मिलता है तो हम अपना आंसर वहाँ पर गैस कर सकते हैं, है ना। और गैस करने के साथ साथ अपना भी आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा एफर्ट आपका नहीं लगता है और आपकी प्रैक्टिस भी होती है। तो ये वीडियो सोर्स जो है प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा एक मीडियम हो गया है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप क्लास अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट, गाइडेंस, स्ट्रेटजी और क्लासेस के लिए, अदर सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी आपको पूछना है सीटेट एग्जाम से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो, ठीक है। सो रीड करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है? तो तीसरी चौथी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मुझे लगता है जो भी लोग इस सीरीज़ को वॉच करेंगे इसका सही आंसर यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या होती है कि जब बच्चा अपनी शिक्षा को, यानी कि अपनी एजुकेशन को मातृभाषा से स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, जब विद्यालय में जाता है तो धीरे धीरे और भी भाषाएं उसमें जोड़ता जाता है। पहले मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी थी, फिर आप स्कूल गए तो आपने इंग्लिश सीखी और स्कूल में आपको संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी, तो उसके थ्रू आपने संस्कृत भी सीख ली। तो एक दो से अधिक जब भाषाएं आप स्कूल में जाकर के सीखते हैं, आपका बहुभाषिकता होता है। और मातृभाषा तो आप पहले से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इस गतिविधि को क्या कहते हैं? तो ये आपकी कोई एक्टिविटी दे रखी है, आपको पढ़ करके बताना है कि कौन सी एक्टिविटी है। यहाँ पर ये नाटक है, गतिविधि है, रोल प्ले है या फिर भाषा सृजन गतिविधि है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपका गलत हो गया, क्योंकि हमसे पूछा गतिविधि तो है ही है, हमें पता है गतिविधि तो है, लेकिन कौन सी गतिविधि है वो बताना है, ठीक है। सो 1, 3 या 4 में से कुछ होने वाला है। पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में बांटकर प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति का कोई एक चरित्र दे दिया जाता है, यानी कोई एक करेक्टर दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, जब भी बच्चों को जो है ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको एक करेक्टर दे दिया जाए कि तुम यहाँ पर देखिए पारिवारिक स्थिति का दिया जा रहा है। इट मीन्स किसी बच्चे को जो है मम्मी कहा जा रहा होगा, किसी को पापा कहा जा रहा होगा, किसी को भाई या बहन कहा जा रहा होगा, है ना। तो ऐसे इस तरीके के जब हम करेक्टर देते हैं स्टूडेंट को, तो वहाँ पर जो होता है उसको हम रोल प्ले कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने बहुत सारे देखे होंगे कि जैसे आजकल जो है लोग राम सीता बना देते हैं ना, तो रामलीला वगैरह होती है, तो वहाँ पर ये रोल प्ले ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निवेश समृद्ध परिवेश क्या होता है? तो निवेश समृद्ध परिवेश क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा जो देखी सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का यूज़ वो करते हैं, उसी को हम जो है निवेश समृद्ध परिवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए कक्ष में आवश्यक है? तो भाषा का यूज़ करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको बताना है। क्या व्याकरण भाषा का यूज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट है? खुद बताइए, मैंने कई बार एक्सप्लेन कर रखा है, नहीं, है ना। दूसरा, शब्दावली मतलब सिर्फ आपको कुछ शब्द पता हो वही इंपॉर्टेंट है, शब्द का पता होना इंपॉर्टेंट है, नहीं। वृत्तांत और कविता इंपॉर्टेंट है, नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका बोलना, ठीक है। अगर आप भाषा का प्रयोग आरंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाषा का यूज़ आपको करना होगा, भाषा को बोलना होगा, भाषा को लिखना होगा, भाषा को पढ़ना होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। भाषा निवेश तथा पारस्परिक संवाद। भाषा निवेश, पारस्परिक संवाद। पारस्परिक संवाद क्या होता है, इंटरेक्शन करना। जैसे कि अब कोई बोलेगा, ठीक है, तो अकेले तो कोई नहीं बोल सकता है ना, तो किसी न किसी को साथ की जरूरत पड़ती है। यानी आप 2 लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं, 3 लोगों से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं ना। तो ये आपका क्या होता है, पारस्परिक संवाद होता है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर भाषा निवेश। भाषा निवेश मतलब भाषा जो है हम कई रूपों में सीखते हैं। देखिए, हम लिखते भी हैं, व्याकरण सीखते हैं, ठीक है, और शब्द उच्चारण सीखते हैं, शब्द सीखते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, भाषा निवेश। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसी भाषा को यूज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 के समूह में बांटती है, यानी कि 4-4 के ग्रुप बना देती हैं और उन्हें एक उद्धरण यानी कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती हैं। पहले वो क्या करती हैं, कहानी को पढ़ने के लिए कहती हैं, फिर उसकी समरी लिखने के लिए कहती हैं। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे होते हैं तो जैसी और जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद भी कर रही होती है। तो जब उनको ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, तो वो उनको हेल्प भी कर देती हैं। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। तो इसे क्या कह सकते हैं, समूह कार्य कहेंगे, सहायता करना कहेंगे, या समूहों में समस्त कक्षा डिस्कशन कहेंगे, ठीक है, या फिर संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण कहेंगे। सो देखिए, आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सहायता करना। वो टीचर यहाँ पर क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। देखिए यहाँ पर
अगर सिर्फ ये लिखा होता कि बच्चे जो है बच्चों को जो है पढ़ने का कार्य दिया जा रहा है, उसके बाद जो है वो समरी लिख रहे हैं ना, तो ये ग्रुप कार्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो टीचर जो है अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, वो कहीं अटक रहे हैं, कोई प्रॉब्लम उनका है, तो टीचर उनकी हेल्प भी कर रही है, तो यहाँ पर वो सहायता के थ्रू उनको सिखा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अर्थ के लिए अनुमान क्या है, यानी कि अर्थ के लिए आप अनुमान लगा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। शब्दों के लिए अर्थ ढूंढना, उद्धरण का सहारा लेना, क्या अंतर्निहित है या क्या समझा गया इसे समझना, या तथ्यों या तर्क पर आधारित अर्थ निकालना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिर्फ शब्दों के अर्थ ढूंढना ही अर्थ के लिए अनुमान नहीं होता है। मतलब अर्थ के लिए अनुमान का मतलब होता है कि उस जो चीज़ आपने पढ़ी है उसमें क्या अंतर्निहित है, यानी कि उसका क्या मतलब है, क्या सेंस है, ठीक है, उसमें क्या समझा गया है, इसे समझना हमारा क्या कहलाता है, अर्थ के लिए अनुमान। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पठन में वर्ड संकेत है। तो पठन में वर्ड संकेत क्या होता है, किसी शब्द का अर्थ, व्याकरणिक बिंदुओं को पहचानने के लिए संकेत, या वे संकेत जो अर्थ बनाने की क्रिया में सहायक है। लास्ट है आपका शब्द के सही उच्चारण के लिए संकेत। तो देखिए वर्ड संकेत क्या होता है, न्यू क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे ये शब्द मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है शब्द, है ना, तो यहाँ पर आपका श, ब और द 3 वर्ड हैं, एक ये और एक ये, 3 वर्डों को मिला करके एक शब्द बना है। तो यहाँ पर वर्डों को मिला, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके वर्ड संकेत कहलाते हैं, ठीक है। तो पढ़ने में ये जो वर्ड संकेत होते हैं यही होते हैं, और इनको मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक शब्द बनाते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। वे संकेत जो अर्थ बनाने की क्रिया में सहायक होते हैं। अगर आप यहाँ पर श, ब और द, तो इनका कोई अर्थ तो नहीं है, लेकिन हमने जब इनको मिला दिया तो शब्द चीज़ का कोई एक अर्थ होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, यह 2 व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत हो रही है। व्यक्ति 1 है, व्यक्ति 2 है, ठीक है। इसे हमें ध्यान से पढ़ना है और इस बातचीत का उद्देश्य बताना है कि ये जो बात कर रहे हैं इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देखिए व्यक्ति 1 क्या कह रहा है, हेलो आप कैसे हैं, आप वापस आ गए, खुशी हुई। व्यक्ति 2 क्या कह रहा है, हेलो आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, आप अपने बारे में बताएं, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिर व्यक्ति 1 कह रहा है मैं अच्छा हूँ, अब आपका स्वास्थ्य जो है कैसा है। व्यक्ति 2 कह रहा है पहले से बेहतर है, अब मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारा जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य हम इसको कहेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत वार्तालाप, देखिए यहाँ पर वो अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत वार्तालाप वो होती है जहाँ पर हम खुद से बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सूचनात्मक उद्देश्य, यहाँ पर कोई सूचना नहीं दी जा रही है, ना ही यहाँ पर किसी कार्य का संपादन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भाषा अधिगम के लिए रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या होता है। तो अभी भी करवाया रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी शब्द संपदा, यानी कि अपनी जो वर्ड पावर होती है, कितने शब्दों का उसको नॉलेज है, वो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन और व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछा गया है। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में आ सकता है, सो जरूर पढ़ करके जाना, ठीक है। NEP 2020 विद्यालय शिक्षा के इस नए ढांचे की अनुशंसा करती है। तो NEP के अकॉर्डिंग जो है कौन सा हमारा जो है न्यू ढांचा है हमारी एजुकेशन का, वो आपको बताना है यहाँ पर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 5 वर्ष आपके बुनियादी, 3 वर्ष आपके जो है प्रारंभिक के होने चाहिए, 3 वर्ष मिडिल के, और लास्ट में आपके 4 वर्ष जो है माध्यमिक के होने चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका, भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है विभिन्न प्रयुक्तियों पर विकास का अधिकार करना। इसका क्या मतलब है, तो देखिए विभिन्न प्रयुक्तियों का पर विकास का अधिकार मतलब आप किसी भी मतलब अलग अलग विषयों में, जैसे कि आपका खेलना हो गया, खेलने में भाषा का यूज़ कर पाना, ठीक है, संगीत में भाषा का यूज़ कर पाना, आप रोल प्ले कर रहे हैं तो उसमें यूज़ कर पाना, पढ़ रहे हैं तो उसमें यूज़ कर पाना, तो अलग अलग युक्तियों पर अधिकार का विकास कर पाना ही उद्देश्य है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपको बताना है। शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते हैं और प्रयोग करते हैं। तो अभी जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, ऑप्शन नंबर 1 है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरे में लिखा है शिक्षार्थी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को समझते हैं, तो यहाँ पर केवल 2 ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिए गए हैं, गलत है ना, सभी विषय वस्तु होनी चाहिए। शिक्षार्थी रोजमर्रा के संप्रेषणात्मक उद्देश्यों तथा कार्यों के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, यानी कि डेली लाइफ में जो आप यूज़ करते हो, तो ये सिर्फ इतना ही बोलना, तो ये भी गलत है ना। तो मैंने कहा था आपसे कि हर विषय इसके अंदर आ जाता है, विभिन्न प्रयुक्ति मतलब हर विषय पर जो है आप अधिकार का विकास कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है, यानी कि पठन के रूप में किस लक्ष्य के बारे में नहीं बोला गया है, वो आपको बताना है, गलत आपको बताना है। पहला है विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना, ठीक है। दूसरा है विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना। तीसरा है विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। तो मैंने आपसे ऑलरेडी एक बात कह रखी है, अगर आपको ओनली वर्ड यानी केवल वर्ड, ओनली केवल का मतलब ये आपका सिर्फ होता है, ठीक है, सिर्फ यही, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। सिर्फ विषय सामग्री को पहचानना ही सिर्फ लिखा आ गया इसमें, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही हमसे पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। देखिए विषय सामग्री को आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, तो पूर्व ज्ञान से आपको जरूर जोड़ना चाहिए अगर आप जो है किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और पढ़ते समय आप अनुमान भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, वाचक सामग्री शब्दों के अर्थ, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट हो जाएगा फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी 2 श्रवण कौशल की ऊर्ध्वमुखी रणनीतियाँ हैं। तो देखिए श्रवण कौशल यानी कि सुनने की 2 आपकी रणनीतियाँ होती हैं, 2 स्ट्रेटजी होती हैं, एक आपकी ऊर्ध्वगामी होती है, दूसरी आपकी अधोगामी होती है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ, अभी तक आपने नहीं देखा तो अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। याद रखना, ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है कि जब भी हम भाषा के जो अलग अलग
पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ध्वनि, उच्चारण, भाषा संपदा, जैसे कि आपका वर्ड पावर जो होती है, ठीक है, उन पर पर्टिकुलर एक एक चीज़ पर ध्यान देना है। और जो आपका अधोगामी होता है, ठीक है, अधोगामी होता है उसका मतलब होता है कि इन पर इनके एक एक पार्ट पर ध्यान ना देकर के इनके होल पार्ट पर ध्यान देना, इनके अर्थ पर ध्यान देना, के सारांश पर ध्यान देना, निष्कर्ष पर ध्यान देना, है ना। ये आपका क्या कहलाता है? अधोगामी कहलाता है। तो ऊर्ध्वगामी आपका होता है, ऊर्ध्वगामी आपका होता है यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, और इसको हम कहते हैं जो अधोगामी था उसको बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो ये 2 अप्रोच हैं, आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम पहचानते हैं, तो ऑप्शन पहले ये देखते हैं, हमें पहचानना है कि ऊर्ध्वमुखी कौन कौन से हैं, शब्द तथा वाक्यांश को पहचानना। तो मैंने आपसे कहा था किसी पर्टिकुलर शब्द पर आप गौर कर रहे हैं, वाक्यांश पर गौर कर रहे हैं, ये आपका ऊर्ध्वगामी हो गया। नेक्स्ट है विमर्श के लिए रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य देखिए मेन पॉइंट्स पर जब आप फोकस करेंगे तो वहाँ पर आपका अधोगामी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना, ये भी आपका अधोगामी में आता है, यानी कि बॉटम अप में आता है। नेक्स्ट आपका प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना, ये आपका आता है ऊर्ध्वगामी में। तो ए और डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है, ठीक है, कोई शब्द है सामना, उसको पहचान लेती है, किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? तो आई थिंक कल या परसों की क्लास में सेम एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की आपकी वर्ड पावर, 2 तरह की शब्दावली होती है, एक सक्रिय शब्दावली, दूसरी आपकी होती है निष्क्रिय शब्दावली। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपने इसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर किया होगा, ठीक है। ऐसी शब्दावली जिसको हम जो हमारे सामने बार बार आती रहती है और जिसका हम अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, वो आपकी एक्टिव यानी कि सक्रिय शब्दावली होती है, ठीक है। और जिसको हम पढ़ते तो हैं, देखते तो हैं, ठीक है, पहचान भी लेते हैं, लेकिन उसका हम यूज़ नहीं करते अपनी डेली लाइफ में, वो आपकी निष्क्रिय शब्दावली होती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा व्याकरण सीखने के बारे में सही नहीं है? तो व्याकरण सीखने के बारे में कौन सा गलत है, ठीक है, गलत बताना है। पहला है आपका व्याकरणिक इकाइयों को वास्तविक जीवन के उद्देश्यों में प्रयोग करना सीखना, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो भी आपकी व्याकरणिक इकाइयाँ कि जब भी आप ऐसा कहा जाए ना कि आप किसी चीज़ को रियल लाइफ में यूज़ करना सीख रहे हैं, देखिए हमारी जो पढ़ाई होती है ना, स्टडी होती है, उसका मेन जो उद्देश्य होता है ना, वो यही होता है कि हम उसका रियल लाइफ में यूज़ कर पाएँ। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। जब भी आपको रियल लाइफ से कनेक्टेड कोई भी ऑप्शन मिला, वो हमेशा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संदर्भों में प्रयोग द्वारा अनेक रूप खोजना, ये भी आपका करेक्ट है। भाषा के नियमों में निपुणता द्वारा व्याकरण के नियमों को सीखना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? व्याकरण के नियमों को सीख रहे हैं, तो ये व्याकरण के सीखने के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या भाषा के नियमों में आप निपुणता हासिल करना चाह रहे हैं कि भाषा के जो नियम है उनमें निपुणता हासिल हो जाए, है ना। तो नियमों पर जो है इतना गौर नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भाषा में निपुण होना चाहते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ फोकस करना चाहिए? उस भाषा के यूज़ पर, उस भाषा के प्रयोग कर, उस भाषा को डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी हिंदी पेडागोजी सीटेट पेपर 2 की आज सीरीज़ खत्म हो चुकी है। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अपना स्कोर जरूर कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, कितने मार्क्स आपके आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।